रॉन्ग नंबर। महाश्वेता देवी। रात 1 बजे का समय। तीर्थ बाबू की नींद टूट गई। टेलीफोन बज रहा था। आधी रात में टेलीफोन बजने से इतना डर क्यों लगता है? हेलो, सुनिए, अस्पताल से बोल रहा हूं। आपका पेशेंट अभी अभी मर गया। हेलो हेलो। हमारा पेशेंट? हमारा कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं है। आपका नंबर? रॉन्ग नंबर। टेलीफोन रख दीजिए। ये लोग रॉन्ग नंबर पर फोन करते ही क्यों हैं? तीर्थ बाबू ने फोन उतारकर नीचे रख दिया। डर लगता है, बहुत डर लगता है। अचानक फोन क्यों बजने लगता है और इतना रॉन्ग नंबर क्यों होता है? सविता पूछती है। काफी दिनों से सविता या तीर्थ बाबू रात गए तक सोते नहीं। ठीक 12 बजे रात को तीर्थ बाबू नींद की एक गोली खाते हैं। गोली खाकर आंखें मूंदकर लेट जाते हैं और चिंताओं को मन से दूर रखने की चेष्टा करते हैं, पर कर नहीं पाते। लाख कोशिश करने पर भी चिंताओं को मन से हटाने में तीर्थ बाबू सफल नहीं हो पाते। उनकी चेतना और अवचेतना, प्रथम स्तर की चेतना और अतल स्तर की चेतना, प्रत्येक के बीच में सीधी दीवारें उठ खड़ी होती हैं। उन दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं। दीपांकर की तस्वीरें, बचपन का दीपांकर, घुटा हुआ सिर, भोला भोला चेहरा, मैट्रिक पास दीपांकर, ग्रेजुएट दीपांकर, लंबा छरहरा शरीर, भावुक और शांत चेहरा। दीपांकर, तीर्थ बाबू का एकमात्र लड़का, संतान। आदमी संतान की चाहत क्यों करता है? संतान को प्यार क्यों करता है? तीर्थ बाबू रोज ही एक प्रश्न अपने आप से करते हैं। फिर नींद आती है, गहरी, फिर भी घबराहट और आतंक में डूबी हुई। लगता है सविता अभी भी नहीं सोई, इसीलिए वो पूछती है, किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है। कहां से आया था? अस्पताल से। अस्पताल से? सुनो जी, कहीं हमारा ही फोन न हो। पागलपन तो मत करो सबू। तुम जानती हो दीपू निरेन के पास है। वहां से वो निरेन को दिल्ली में भर्ती कराने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ जानकर पागलपन क्यों करती हो? निरेन के पास अगर होता तो दीपू हमें चिट्ठी क्यों ना लिखता? निरेन हमें चिट्ठी क्यों ना लिखता? क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं रोऊंगी, गाऊंगी, दौड़कर निरेन के पास चली जाऊंगी? सबू सबू, घबराओ मत। नहीं, मुझे लगता है दीपू निरेन के पास नहीं है। निरेन जानबूझकर हमें कुछ नहीं बता रहा। चुप करो सबू, अब चुप भी करो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो दीपू के भाग जाने का कोई कारण नहीं है। तो फिर वो आता क्यों नहीं? सबू, बीमार रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी कमजोर पड़ गया है। समय बहुत खराब है और हमारा इलाका भी कोई अच्छा इलाका तो नहीं, इसीलिए वो नहीं आता। सविता अब रोना शुरू कर देती है, धीरे धीरे, बिसूर बिसूर कर। रोते रोते एक समय सविता की आंख लग जाती है। तीर्थ बाबू को नींद आने में देर लगती है। क्या हो गया है इस देश को? अच्छा, रोगी अगर मर जाए तो 2-3 एक्सचेंज का नंबर देने पर 47 पर तुम लोग फोन करना। रॉन्ग नंबर। जिनका वो रोगी होगा उनके मन की क्या हालत होगी? या फिर शायद कोई हालत ही ना हो। आजकल तो लगता है कि सभी कुरुक्षेत्र के अर्जुन जैसे हो गए हैं। मृत्यु को अत्यंत वैराग्य भाव से लेते हैं। शायद लाशें बिस्तरों पर पड़ी रहती हैं। खर्चा बचाने के लिए रिश्तेदार वहां से फूट लेते हैं और लौटकर आते ही नहीं। या शायद एसी मुर्दा घर में पड़ी रहती हूं, उन्हें कोई देखने भी नहीं आता। तीर्थ बाबू को डर लगता है, यूं ही, अकारण। उन्हें लगता है कि जिस कलकत्ता में, जिस पश्चिम बंगाल में वो रहते हैं, वो कोई और कलकत्ता है, कोई और पश्चिम बंगाल। देखने से लगता है कि वही शहर है, वही बड़ा मैदान, मॉन्यूमेंट, भवानीपुर, अलीपुर, चड़कडांगा का मोड़, आषाढ़ में पहले जैसा ही रथों का मेला, चैत्र में काली घाट की भीड़ और माघ में बड़े दिन की रोशनी। नहीं नहीं, ये वो शहर नहीं है। ये एक गलत शहर है। रॉन्ग सिटी। गलत ट्रेन में चढ़कर गलत शहर में आ गए हैं तीर्थ बाबू। वरना सविता को दिए गए सारे प्रबोधनों को भूलकर तीर्थ बाबू सोचते हैं, वरना दीपंकर चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? वरना क्यों निरेन दीपंकर की कोई खबर नहीं देता? क्यों क्यों आदमी संतान चाहता है? क्यों बेटे को प्यार करता है, बेटी को प्यार करता है? इसलिए कि मरने पर वो उसके मुंह में आग देगा? रॉन्ग नंबर।
जब तक जीवित है तब तक तो तीर्थ बाबू संतान चाहते हैं। तू मेरे पास रह, तू मेरे निकट रह, मेरी यंत्रणा ले, मेरी ज्वाला ले, मेरा भाग्य ले, मेरे साथ एकाकार होना सीख। रॉन्ग होप। लगता है कहीं कोई एक्सचेंज है इस शहर में। इस शहर में वो एक्सचेंज कहाँ है? वहां पर बैठकर कौन तीर्थ बाबू से कहता जा रहा है कि रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सिटी, रॉन्ग होप? वो कौन है? वो अदृश्य ऑपरेटर कहाँ है? वो ऑपरेटर दिखाई क्यों नहीं देता? सोचते सोचते तीर्थ बाबू किसी पत्थर की तरह गुड़ुप से नींद में डूब जाते हैं। इसी तरह चलता है, दिन से रात, सोम से रवि और सवेरे से शाम तक सब कुछ। तीर्थ बाबू को रातों से डर लगता है, क्योंकि नींद में उन्हें दीवारों की कतारों पर कतारें दिखाई पड़ती हैं। दीवार पर दीपांकर का चेहरा अंकित होता है। नींद में तीर्थ बाबू सोचते हैं, तो क्या वो मनोज के पास जाएं? मनोज उनका मित्र है, वो एक मनोचिकित्सक भी है। निश्चय ही तीर्थ बाबू बीमार हैं। तुम्हें बीमारी है तीर्थ, मनोज ने राय दी। वो लक्ष्य कर रहा था तीर्थ बाबू का सूखा हुआ मुंह, कातर दृष्टि और बार बार माथे से पसीना पोंछने की कोशिश। क्या बीमारी है मनोज? नर्व की बीमारी है। नर्व तो मेरा ठीक ही है मनोज। तुम्हारी चिंताएं अजीब है तीर्थ। अजीब? तुमने क्या कहा है, लो सुनो। मनोज टेप रिकॉर्डर चला देता है। मनोज अपने रोगियों का वक्तव्य टेप कर लेता है, फिर उस पर विचार करता है और राय देता है। तीर्थ बाबू टेप रिकॉर्डर को देखते हुए मन ही मन पैसों का हिसाब कर रहे थे। तभी अचानक एक थका हुआ मध्यम स्वर उन्हें सुनाई पड़ता है। मुझे लगता है घर मेरा नहीं है। दरवाजा खटखटाने से कोई दरवाजा खोलेगा नहीं, क्योंकि मैं रॉन्ग एड्रेस पर आ गया हूं। रास्ते में चलते हुए मुझे लगता है कि कलकत्ता अब कलकत्ता नहीं रहा। ये कलकत्ता नहीं है। बाहर का सब कुछ, मकान, दरवाजा, बड़ा मैदान, मॉन्यूमेंट, सब कुछ किसी और शहर के हाथ में थमाकर कलकत्ता कहीं भाग गया है। मुझे लगता है कि इट इज अ रॉन्ग सिटी। कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी अपने को विश्वास दिलाने के लिए कि ये वही कलकत्ता शहर है, मैं एक दिन केवड़ा तल्ला गया। दीवारों पर जो लिखा था उसे पढ़कर मैं समझ गया कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं। उस दिन मैंने स्वप्न देखा था। मनोज ने टेप रिकॉर्डर रोक दिया, फिर तीर्थ बाबू की तरफ देखा और बोला, क्या सपना देखा था तीर्थ? बता नहीं सकता। बोलो, क्या सपना देखा था? मुझसे मत पूछो मनोज, मुझसे मत पूछो। ये स्वप्न मैं अक्सर देखता हूं। इसी कारण मेरे लिए यह जानना जरूरी है तीर्थ। नहीं मनोज, तुम बीमार हो, स्वाभाविक है। तुम्हारा बीमार होना स्वाभाविक है। क्यों? मेरे लिए बीमार होना स्वाभाविक क्यों है? तुम्हारा लड़का तो। हमारा लड़का? हमारा लड़का क्या घर में नहीं है? मनोज, मैं नहीं जानता तुम्हें किसने बताया। मेरा लड़का दीपांकर अपने कजिन के पास लखनऊ में है। वहां से दिल्ली पढ़ने जाएगा दीपांकर। ओ गॉड। मनोज जैसे बड़ी यंत्रणा और दुख से बोलता है। उसके सीने में से एक लंबी सांस बाहर आती है। तीर्थ को क्या हो गया है? उसके दोस्तों में से सबसे ठंडे दिमाग वाला और सबसे अच्छा लड़का था तीर्थ। ओ गॉड। मनोज एक कागज पर दवा का नाम लिखता है, फिर कागज फाड़कर फेंक देता है और दवा की एक शीशी तीर्थ बाबू को देते हुए कहता है, तीर्थ, इसे रात में खा लेना, नींद आएगी। अच्छा, लाओ दो। तीर्थ बाबू दवा की शीशी लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। मनोज दरवाजे तक उनके साथ आता है और कहता है, तुम्हारे पास बोस तो फिर नहीं आया? नहीं तो। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैंने उसे मना किया है। तुम क्या समझते हो, वो आए तो मैं उसे घर में घुसने दूंगा? बेकार में आकर सविता से आलतू फालतू की बातें करता है। तीर्थ बाबू कहते हुए बाहर निकल आए। इस समय शाम हो रही है या सवेरा? सड़क पर कतारों में लोग चले जा रहे हैं। यहां के रास्ते एकदम फाका पड़े हैं क्या? निर्जन पथ, मेघावृता रजनी, आंधी, वर्षा। जय सिंह छुरी पर शान दे रहा है। रविंद्रनाथ की पुस्तक का यही वर्णन तीर्थ बाबू को बहुत अच्छा लगता था। दीपांकर की पुस्तक में एक पाठ था, राजर्षि। तीर्थ बाबू को लगा कि उनकी आंखों से टप टप पानी चू रहा है। आजकल की संतान बड़ी घातक हो गई है। हां, घातक हो गई है।
माता पिता की निश्चित हत्या करते हैं। तीर्थ बाबू दवा की शीशी को बड़े यत्न से हाथ में थामे चले जा रहे थे, जैसे वो ओलंपिक की पवित्र मशाल हो। आज रात नींद में तीर्थ बाबू ने फिर वही स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि चौरंगी में सड़क के दोनों ओर लाखों लोग खड़े हैं। वो सब पत्थर के बुत की तरह निश्चल हैं। सड़क की दोनों ओर की बड़ी बड़ी नियॉन लाइट की सफेद बत्तियां जली हुई हैं। सड़क के बीच में ढेर सारा खून फैला हुआ है। वहां खड़ी होकर एक प्रौढ़ा स्त्री दोनों हाथों से अपनी छाती पीट रही है और प्रवीर 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 कहकर विलाप कर रही है। उसके लंबे केश खुले हैं, उसके मुंह के इर्द गिर्द लटक रहे हैं। स्त्री को देखकर तीर्थ बाबू समझ गए कि कोई और नहीं है, वो पुराण में वर्णित जना है। दूर दूर भीषण प्रांतर में, मरुभूमि में, दुरंत श्मशान में, यहां तेरा नहीं स्थान। दुर्गम कांतार में, तुषारावृत चल पर्वत शिखरों पर, चल पाप राज्य त्यज। पति तेरा पुत्र घाती, अराती का है साथी, चल पुत्र शोकातुरा। स्त्री के विलाप से जैसे आकाश की छाती फट रही है। यही समय है, बिल्कुल यही समय है, पर्दा गिरा दो, घंटी बजाओ। कौन चीख रहा है ये कहकर? किसने कहा कि ये महिष्मतीपुरी नहीं है? चले जाओ। उसी क्षण तीर्थ बाबू कहना चाहते थे, शी इज इन द रॉन्ग सिटी, मगर उसी समय घंटा बजने लगा। घन 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 घन। घंटा बज रहा है, फोन बज रहा है। तीर्थ बाबू उठकर बैठ गए। आदमी टेलीफोन क्यों रखता है? किराया देने में जीभ बाहर आती है, सांस ऊपर की ऊपर रह जाती है जब। तीर्थ बाबू ने रिसीवर उठाया। 479। ठीक यही नंबर तीर्थ बाबू के सामने रखे टेलीफोन के ऊपर लिखा है। तीर्थ बाबू ने कहा, नो। क्या ये तीर्थंकर चटर्जी का घर नहीं है? नो। तीर्थ बाबू, ये मैं हूं, बोस। हां, उस दिन मैंने जो कहा था, दूर रेल लाइन के पास वाले घर में। हां, दीपांकर की लाश, डाइड ऑफ इंजरीज। आप तो आए नहीं। बॉडी हैज बीन क्रिमिटेटेड। हेलो, सुन रहे हैं? नो। क्या ये तीर्थंकर चटर्जी का मकान नहीं है? नहीं। क्या ये 479 नहीं है? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। तीर्थ बाबू ने फोन नीचे रख दिया, फिर न जाने क्या सोचकर रिसीवर उठाकर रख दिया। उसके बाद जाकर बिस्तर पर लेट गए। फिर सपना देखना होगा, जैसे भी हो वो सपना एक और बार देखना होगा। स्वप्न देखने के बाद ही तीर्थ बाबू जान पाएंगे कि किस प्रकार उन्मादिनी जना रॉन्ग सिटी से भागी थी। सपने के अलावा आज तीर्थ बाबू के पास कुछ भी नहीं है। जागकर कलकत्ता के रास्तों पर घूमने से एक भी निकल भागने का रास्ता तीर्थ बाबू खोज नहीं पाते। अब इन्हें जना के पीछे पीछे जाना होगा। प्रवीर की मृत्यु के बाद प्रवीर के बाप को लेकर सभी लोग जब विजयोत्सव में मग्न थे, तभी अकेली जना भाग गई थी। सोचते सोचते तीर्थ बाबू को नींद आ गई।